प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाती है और उसका रीजनिंग का सिलेबस क्या है, मैं आज उसको डिस्कस करूंगा। और ये बताऊंगा कि बिहार में खास करके जो आपकी वैकेंसी है बीएसएससी एडीओ का या और भी जो सेंट्रल लेवल का कंपटीशन है उसका सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न बनाने हैं, कौन से प्रश्न को बाद में बनाने हैं, कौन से प्रश्न को पहले बनाने हैं, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम जब भी कंपटीशन की तैयारी करें तो हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सी बुक को पढ़ें, कौन से प्रैक्टिस सेट को पढ़ें और किस टीचर से हम गाइडलाइन ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ये कारवां आज से लगातार आपका चलता रहेगा। लाइव क्लासेस भी होगा आपका और भी तरह के क्लासेस आपको दिए जाएंगे, वीडियो क्लासेस भी आपका होगा। तो आइए हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सेलेंस की ये बुक जो है आपका कि बिहार ऑल एग्जाम्स, जिसमें बीपीएससी का, बीएसएससी का, दरोगा का, सिपाही का गणित एवं तर्क शक्ति जो है इसके सॉल्व पेपर को जो 2025 में आया है इसको आप निश्चित तौर से पढ़ें और इसी से आपको प्रश्न भी हम आपको डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाएंगे और पैटर्न भी आपका वही रहेगा। एडीओ का भी जो आपका बीपीएससी का एडीओ का जो आपका प्रैक्टिस आपका बुक है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी व्यूअर्स जो नौकरी प्रेप के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और इसका लाभ लें। तो आइए हम लोग जो है डिस्कस करें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि रीजनिंग है क्या, क्या रीजनिंग है आपका। तो यहां पर देखिए सबसे पहले रीजनिंग में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। जब रीजनिंग में हम ये देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है तो ये सामने हमको इसके सिलेबस में कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को इससे हम निकालेंगे सिलेबस से, ये सबसे जरूरी होता है ना। तो इसको पहले आप देखिए कि किस तरह से आपको इससे सिलेबस से आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीन पर देखिए, फिर हम आपको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या आपका सिलेबस में है, कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो आता है वह आपका क्या है, तर्क शक्ति परीक्षण। ये तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग, इसको दो भाग में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स क्या हो गया, भाषिक यानी भाषा से संबंधित। नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ, अभाषिक, जिसमें भाषा नहीं हो। अब इस वर्बल को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक जनरल इंटेलिजेंस जिसको क्या कहते हैं सामान्य बुद्धि, और दूसरा आपका है एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं। तो इससे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रूल बेस्ड रीजनिंग और दूसरा होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आप देखिएगा कि बीएसएससी एडीओ या बिहार के जो भी कंपटीशन है या सेंट्रल लेवल के जो भी बहुत सारे कंपटीशन है उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हुआ जिसमें आपको भाषा से संबंधित रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे।
तो यही आपका है रीजनिंग में आपका दो पार्ट हुआ, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस में हो गया रूल बेस्ड रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है कूट लेखन, यानी कोडिंग और डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको है? कोड मीन्स होता क्या है? तो कोड मीन्स होता है कूट भाषा। कूट का अर्थ क्या होता है? रहस्य छिपा हुआ, यानी मीनिंगफुल। तो कोडिंग इज दैट प्रोसेस ट्रांसमिटिंग ए मैसेज बिटवीन सेंडर और रिसीवर विदाउट थर्ड पर्सन नोइंग इट। यानी कोड जो डिकोड को मैसेज भेजता है और डिकोड जो उसको रिसीव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोड और डिकोड कहते हैं। तो कोड मीनिंगफुल होता है और डिकोड आपका मीनिंगलेस होता है ना। और इससे आपको किसी भी कंपटीशन में आपको 1 से 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 से 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब इसमें आपका जो टाइप्स है आपका वर्ड बेस्ड से, यानी शब्द पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड है आपका नंबर बेस्ड, यानी संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड है आपका संकेत प्रतीक आधारित, यानी सिंबल बेस्ड पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। शर्त आधारित, यानी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य आधारित, यानी सेंटेंस बेस्ड, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द प्रतिस्थापन या वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपका 6 टाइप का प्रश्न जो है वह कोडिंग और डिकोडिंग में पूछा जाता है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कोई वर्ड दिया, जैसे मान लिया जाए एक वर्ड दिया आपको नेपाल। अब नेपाल को कोड किया गया किसमें? यहां पर दिया PTRC और N। तो आपको कहा कि पटना का कोड क्या होगा? पटना का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले जब कोडिंग और डिकोडिंग बनाए हम, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? नेपाल। इसको क्या पढ़ते हैं? कोई वर्ड नहीं है, इसलिए ये मीनिंगलेस हुआ। मीनिंगलेस को क्या कहे हम? डिकोड कहे। पटना पढ़े, ये कोड हो गया और हमको क्या निकालना है? डिकोड निकालना है। अब यहां पर जो देखना है कि यहां से यहां का रिलेशन हमारा क्या है। अब रिलेशन निकालने के लिए क्या देखना होगा? तो सबसे पहले हमको ए से लेकर जेड तक का, यानी ए से जेड तक 26 लेटर होता है, इसके अपोजिट को याद रखना होगा। और क्या याद रखना होगा? पोजीशन को याद रखना होगा। अगर ये दो चीज हमको याद है, अपोजिट और पोजीशन, तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, है ना। अब यहां पर जैसे दिया हुआ है नेपाल है, तो कंपेयर करेंगे नेपाल से PGRCN को कि कोड का कौन सा लेटर है जो डिकोड से नियरेस्ट है। अगर आगे होगा तो प्लस हो जाएगा अल्फाबेट लेटर में, अब पीछे होगा तो अल्फाबेट लेटर में क्या होगा? माइनस होगा। तो कंपेयर किए तो n से रिलेटेड p है, तो n का 14 होता है, 14 में +2 करेंगे 16 हो जाएगा। e का 5 है, +2 करेंगे 7 हो जाएगा, g हो जाएगा। b का 16 होता है, +2 करेंगे 18 r हो जाएगा। a का 1 होता है, +2 करेंगे 3c हो जाएगा। l का 12 होता है, +2 करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, n हो जाएगा। तो कितना आसान है। तो अगर +2 ये है तो +2 ये भी होगा। तो 16 में +2 किए तो 18 हो गया, 1 में +2 किए तो 3 हो गया, 20 में +2 किए तो 22 हो गया, 14 में +2 किए तो 16 हो गया, 1 में +2 किए तो 3 हो गया। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो बहुत आसान है। तो हमको कंसेप्ट पर ध्यान रखना होगा कि हमारा कंसेप्ट चैप्टर का क्या है, और हम आपको जो रीजनिंग में आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे
उसमें डिटेल आपको बताएंगे हम कि इसका कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन को कितना आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको नंबर बेस में भी होगा, सिंबल में भी होगा, आपको कंडीशन में भी होगा, सेंटेंस में भी होगा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी होगा। तो आपका 1 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो फिर हम आपको डिटेल कंसेप्ट देते हुए चले जाएंगे कि किस क्वेश्चन को किस कंसेप्ट पर और कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व करें, है ना। तो अगला चैप्टर हम लोग चलें। अगला है एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ होता है कि एक का संबंध जो दूसरे से होगा, तीसरे का संबंध चौथे से वही होगा। अगर हम कहते हैं वर्ड में कि कलम का जिस प्रकार रिलेशन लेखनी से होता है, ठीक उसी प्रकार ईवीएम का रिलेशन किससे होगा। मतदाता दिया हुआ है, मत पत्र दिया हुआ है, आपका वीवीपैट दिया हुआ है, आपका जागरूकता दिया हुआ है। तो कलम से हम संबंध किसका है, लेखनी का है। तो कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एक संबंध हुआ कलम और लेखनी के बीच। ईवीएम से हम क्या करते हैं, मतदाता है, मतदान है, मतपत्र है ना, जागरूकता है। ठीक है, एक और ऑप्शन उसमें डाल दीजिए आप, वीवीपैट भी डाल दीजिए, 5 ऑप्शन हो गया। 4 ऑप्शन एसएससी रेलवे दीजिएगा तो 4 ऑप्शन होगा, और बैंक दीजिएगा तो 5 ऑप्शन होगा। तो कलम से हम लिखने का कार्य करते हैं, तो ईवीएम से हम जो है किसका कार्य करते हैं, मतदान का कार्य करते हैं। ये सेम टाइप का जो रिलेशन हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, एनालॉजी। यानी एक का संबंध जो दूसरे से होगा, तीसरे का संबंध चौथे से वही होगा। तो यहां पर अक्षर सादृश्यता यानी लेटर एनालॉजी होगा, शब्द सादृश्यता है वर्ड एनालॉजी होगा, तीसरा है संख्या सादृश्यता यानी नंबर एनालॉजी हुआ, और चौथा है लेटर और नंबर बेस यानी अक्षर संख्या सादृश्यता होता है ना। अब मान लिया जाए अक्षर सादृश्यता हो तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अब मान लिया जाए यहां पर आपको दिया गया है बी सी का संबंध जो है वह y और x से है, तो आपका D और F का संबंध किससे होगा, ये आता है क्वेश्चन। तो अल्फाबेट से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए कि B का अपोजिट y होता है और C का अपोजिट x होता है। वैसे ही D का अपोजिट जो होगा वह क्या होगा, D का अपोजिट W होगा, और Y का अपोजिट क्या हो जाएगा, F का U हो जाएगा। तो ये जो अपोजिट हुआ, जो संबंध BC का YX से है वही संबंध DF का किससे है, W और U से है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वह आपको एनालॉजी में पूछा जाएगा। तो हमने आपको चारों टाइप बताया, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और लेटर नंबर एनालॉजी। तो इसको हम लोग ध्यान से रखेंगे, और किसी भी एग्जामिनेशन में 1 से 3 प्रश्न आपको एनालॉजी से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। तो जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम आपको इसका डिटेल कंसेप्ट बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग लगातार नौकरी प्रेप के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसको आसानी से इसके कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। अगला जो आपका है चैप्टर वो है वर्गीकरण, यानी इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, यानी अगर 4 ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो 3 ऑप्शन जो है वो एक समूह का होगा, एक ग्रुप का होगा, और एक जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा, वर्गीकृत होगा, क्लासिफाइड होगा, और वही हमारा आंसर होगा। तो इससे भी आप देखिएगा 1 से
3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। 1 से 3 प्रश्न होते हैं। अब जैसे अक्षर आधारित है तो मान लिया जाए ऐसा प्रश्न दिया गया है ना, LO दिया गया, फिर आपका KP दिया गया, फिर आपका ZA दिया गया, फिर आपका दिया गया इसमें GT दिया गया। अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो उस समूह में शामिल नहीं होता है, इसको देखना है। तो यहाँ सब अल्फ़ाबेट का लेटर है, और जब अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है तो आप देखेंगे कि सभी लेटर का एक दूसरे से संबंध है, और वो संबंध क्या है कि एक दूसरे का अपोजिट है। L का अपोजिट O है, K का अपोजिट P है, Z का अपोजिट A है, G का T है। लेकिन जब इसको और भी आप देखिएगा बारीकी से आप, तो देखिएगा कि L जो है वो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, उसके बाद O आता है। K पहले आता है अल्फ़ाबेट में, फिर उसके बाद P आता है। लेकिन C में क्या है कि Z बाद में आता है और A पहले आता है। ये बिल्कुल अलग आपको दिख रहा है ये 2 से। और चौथा भी देखिए, पहले अल्फ़ाबेट में G आता है, तब आपका क्या आता है, T आता है। तो हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा, ZA हो जाएगा। तो कितना आसान है। तो केवल हमको ये छांटना है कि ग्रुप में कौन सा हमारा जो है वह आसान है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। शब्द आधारित में भी बहुत सारे वर्ड को आप ले सकते हैं, है ना। मान लिया जाए सेब ले लिए आप, केला ले लिए, अमरूद ले लिए और आलू ले लिए, तो आप आसानी से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि सेब जो है, केला जो है, अमरूद जो है ये फल है, और आलू जो है वेजिटेबल में आपका आता है, तो भी ले सकते हैं। या सब जमीन के ऊपर है, आलू जमीन के नीचे है। तो आप अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका लेटर बेस्ड, वर्ड बेस्ड और नंबर बेस्ड आता है। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट ऑड नंबर, है ना, स्क्वायर है, क्यूब है। तो कोई भी संख्या आपको दिया जाएगा उसमें से आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, अलग छांटना है। तो इससे भी आपको 1 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमको ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों पर। अगला जो चैप्टर है वह आपका क्या है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है शब्दों का तार्किक क्रम, यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। अब आपको जैसे दे दिया कि यहां पर दे दिया पहला अंकुर दे दिया, स्प्राउट जिसको कहते हैं, दूसरा दे दिया बीज दे दिया, तीसरा फल दे दिया, चौथा पौधा दे दिया, पांचवा फूल दे दिया। अब इसको हमको क्या करना है कि हमको वर्ड के ऑर्डर में सजाना है कि क्या ऑर्डर होगा लॉजिकल ऑर्डर में। तो आपको पता है कि पहले तो हमारा अंकुर ही होगा, पहले क्या होगा, अंकुर होगा। सेकेंड में तो बीज होगा, बीज से क्या बनेगा, पौधा होगा, पौधा में फिर क्या होगा, फूल होगा। अब फूल में आपका क्या होगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका फल हो जाएगा। तो केवल वर्ड को क्या करना है कि एक लॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, और इस प्रकार का एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर आप देखेंगे, चाहे वो बिहार का एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल का एग्जामिनेशन हो, हर एग्जाम में आपको इस प्रकार का एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। अंकुर यानी पहले अंकुर होगा, तब आपका बीज होगा, बीज से आपका पौधा होगा, पौधे में फूल लगेंगे और फूल से आपका क्या होगा,
हल होगा। तो ये एक ऑर्डर है, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉजिकल ऑर्डर इन वर्ड्स। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको ये शब्दों का क्रम रहेगा, और दूसरा है अंग्रेजी शब्दकोश। अब इसमें जैसे आपको दिया जाए, पहला वर्ड दिया प्लेयर, दूसरा है प्लेन, तीसरा भी है प्लेन, और चौथा है आपका प्ले। अब इसको अगर कहा जाए कि दूसरे ऑर्डर में दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, तो कैसे हम इसको करेंगे हम? तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? PLA इसमें भी है, PLA इसमें भी है, PLA इसमें भी है, PLA इसमें भी है। तो सबसे पहले हमारा PLA है ना, तो पहले क्या आ गया? प्ले आ गया। PLA सब में प्ले है, तो पहले क्या आएगा? प्लेयर है, प्लेन है ना, तो प्लेन PLA। आई आ गया, फिर N आ गया, है ना, फिर A है तो पहले Y उसके बाद A, यानी इस प्रकार से दूसरे स्थान पर जो होगा वह क्या आएगा? B आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिक्शनरी के ऑर्डर पर हम वर्ड को भी क्या करेंगे? हम अरेंज करेंगे, सजाएंगे कि कौन वर्ड होगा। प्लेन है, प्लेयर है, प्ले है और प्लेयर है। तो डिक्शनरी ऑर्डर पर वर्ड को सजाने के लिए अल्फाबेट का क्रम किस प्रकार से आगे बढ़ता है, वो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको देखना है। क्लियर है? तो इससे आपका 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, शब्दों के आर्थिक क्रम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वह है वर्ड फॉर्मेशन। इसमें 2 प्रकार का शब्द आता है, एक वर्ड बन सकता है और एक वर्ड नहीं बन सकता है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम जो देखेंगे इसमें वह क्या देखेंगे कि मान लिया जाए कोई वर्ड दिया, एक वर्ड दिया इंटरनेशनल, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है वो दिया गया पहला में नोशन, नोशन है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका नियर है, सी में आपका न्यूक्लियर है, और नेशनल है। अब ये 4 वर्ड में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें नहीं बनाया जा सकता है। तो अब आप जब देखेंगे कि यहाँ पर N भी है, O भी है, T भी है, I भी है, O भी है और हमारा N भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। नियर में देखिए N भी है, E भी है, A भी है और R भी है, ये भी बनाया जा सकता है। न्यूक्लियर में आपका U जो है वो कहीं नहीं है, ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। नेशनल वर्ड है, N A भी है, T भी है, I भी है ना, O भी है, N भी है, A भी है, L भी है, ये भी बनाया जा सकता है।
तो हमारा वर्ड कौन नहीं बनाया जा सकता है? हमारा वर्ड जो है वह आपका न्यूक्लियर वर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सकता है ना? तो आपको वर्ड से देखना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। इसी प्रकार का वर्ड फॉर्मेशन में आपको वर्ड को देखना है ना? कैन बी फॉर्म, तो इसमें कोई वर्ड एक दे दीजिए कि बन सकता है आपका, है ना? तो इस प्रकार से एक से दो प्रश्न जो है आपको इससे पूछे जाएंगे, है ना? तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो प्रश्न है एक से दो में वह आपका वर्ड बन भी सकता है और वर्ड नहीं भी बन सकता है। क्लियर है? अगला जो चैप्टर है वो है इंग्लिश अल्फाबेट एवं मिक्स्ड सीरीज। इसमें क्वेश्चंस किससे आते हैं? वर्ड बेस्ड से, डिजिट बेस्ड से और मिश्रित यानी श्रृंखला से आधारित प्रश्न रहेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपका ए से लेकर, यहाँ पर जैसे ए से लेकर आपका जो सीरीज होगा वह आपको देखना है ना? कि क्या है हमारा MNOPQRSTUVWXYZ। अब आपको बताना है यहाँ पर कि जब हम ए के तरफ से चलते हैं तो ये कहलाता है फ्रॉम दी लेफ्ट। क्या कहलाएगा? फ्रॉम दी लेफ्ट, यानी हिंदी में क्या कहेंगे हम? बाएं से। और जब हम जेड के तरफ से चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? फ्रॉम दी राइट कहलाएगा। फ्रॉम दी राइट का मतलब क्या हुआ? दाएं से होगा। ठीक है। फ्रॉम दी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम दी लेफ्ट का मतलब हो गया आपका टू दी राइट हो गया। फ्रॉम दी लेफ्ट का मतलब हो गया टू दी राइट, और फ्रॉम दी राइट का मतलब क्या हो गया? टू दी लेफ्ट हो गया। क्या मतलब हुआ? बाएं से किधर हम जाते हैं? दाएं की ओर। और बाएं से किधर हम जाते हैं? ये आ गया टू दी राइट यानी दाएं की ओर, और टू दी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? बाएं की ओर। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो अल्फाबेट 26 लेटर का बना हुआ होता है। अब मिक्स्ड सीरीज क्या होता है? जिसमें लेटर भी हो, नंबर भी हो और सिंबल भी हो, उसको हम कहते हैं मिश्रित श्रृंखला। अब जैसे एक प्रश्न हम देखते हैं शब्द आधारित पर क्या आता है। एक प्रश्न बहुत आता है हमारे एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए एक वर्ड दे दिया गया आपको, दे दिया गया एक वर्ड आपको जो दिया गया, ये वर्ड दिया गया आपको नेचर, और कहा कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड एज बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। नेचर वर्ड में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं। यानी जिस प्रकार का पेयर इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होता है, ठीक उसी प्रकार का पेयर जो है इस वर्ड में कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रॉम द लेफ्ट से भी काउंट करते हैं और फ्रॉम द राइट से भी काउंट करेंगे। हम कैसे काउंट करेंगे? हम इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको क्या पढ़ेंगे? NOPQRS। तो यहां पर एक लेटर आया मेरा NR आया, NOPQR। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि N के बाद O क्यों पढ़े? क्योंकि यहां तो A है, तो इसलिए N के बाद O पढ़ा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में N के बाद क्या होता है? O होता है। तो हमको किसके अनुसार चलना है? इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार चलना है। इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा? NOPQRS।
तो एन और आर जो है वो अपने जगह पर आया। इंग्लिश अल्फाबेट आप जब देखेंगे तो यहां पर देखिए एन और आर के बीच में कितना लेटर है, 3 लेटर है। यहां भी देखिए एन और आर के बीच में कितना लेटर है, 3 लेटर है, इसलिए एन और आर क्या होगा, पेयर होगा। आर के बाद एस नहीं है, ए बी सी डी ई। अब एक पेयर क्या बना, ए ई बना। ए और ई के बीच में भी देखिए कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। और यहां भी ए और ई के बीच में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं आपका। तो ए ई भी पेयर हो गया, ठीक है। फिर आइए टी यू, तो एक पेयर हमारा क्या हो गया, टी यू हो गया, टी यू भी डब्ल्यू। उसी प्रकार यू भी डब्ल्यू आर एस नहीं होगा। अब किधर से चलेंगे, फ्रॉम दी राइट, दाएं से। ई एफ जी एच आई जे नहीं होगा। आर एस टी, एक पेयर क्या हो गया, आर टी हो गया, क्योंकि आर और टी के बीच में कितने लेटर हैं, एक लेटर है। तो यहां भी आर और टी के बीच में आर एस टी, आर टी हो गया। यू भी नहीं है, यू भी डब्ल्यू एक्स टी यू भी ए बी। और इस प्रकार से 1 2 3 4 पेयर बना। तो एक क्वेश्चन पेयर बनाने के लिए पूछा जाता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए पूछा जाता है, इंटरचेंज रहता है ना, जो एक दूसरे लेटर से क्या होता है, अपना स्थान एक्सचेंज करता है, वो भी प्रश्न इसमें शब्द बेस्ड में पूछा जाता है। और सेम प्रश्न आपका जो है वह सेम लैंग्वेज में आपको डिजिट पर भी होगा, और सीरीज में आपको अल्फाबेट सीरीज होगा और मिक्स्ड सीरीज होगा, जिसमें लेटर भी होगा, नंबर भी होगा और सिंबल भी होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट हो गया आपका। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। क्लियर है। तो इससे भी आपका 3 से 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो जब हम पढ़ाएंगे आपको तो डिटेल कंसेप्ट हम आपको बताएंगे कि अल्फाबेट है क्या, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और किन प्रश्नों पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है, ताकि मेरा प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं छूटे। तो नौकरी प्रेप हमेशा ध्यान देता है अपने व्यूअर्स पर कि आपका कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटे। और अगर आपने किरण इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से बुक आपने लिया है और उसको आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपका कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होगा, जिससे आपका प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा। इसका भी ध्यान रखना है। अगला जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपका 1 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बैठकी व्यवस्थीकरण यानी सीटिंग अरेंजमेंट कहा किसको जाता है, इसको ध्यान देना है। यानी क्या होगा, इसको ध्यान देना है। सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, ये कौन कौन सा टाइप है। तो सबसे पहले बैठने की व्यवस्था को क्या कहते हैं हम, सीटिंग अरेंजमेंट। यहां केवल बैठाएगा नहीं, खड़ा भी रख सकता है, बैठा भी सकता है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको जैसे एक पंक्ति का रो दिया जाएगा, 1 रो बेस्ड। 1 रो बेस्ड क्या है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये इंट, इसको ए मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, है ना। तो यहां पर जो है आपका क्या है, ए और जेड। ए को कहते हैं हम लेफ्ट, यानी क्या हो गया, बाएं, और जेड क्या हो गया, राइट हो गया। इसको क्या कहेंगे हम, ये हो गया बाएं, क्या हो गया, बाएं, और ये क्या हो गया, दाएं।
यानी ए के तरफ से चलेंगे तो मेरा बायां होगा और जेड के तरफ से चलेंगे तो दायां। अब रहता है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ दिशा, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। ये सबका आंसर एक ही है। अगर वह सिंगल रो है तो कभी भी आपका ये राइट नहीं हो सकता है, ये लेफ्ट नहीं हो सकता है। ए के तरफ से हमेशा लेफ्ट होगा और जेड के तरफ से हमेशा क्या होगा, राइट होगा। ये कभी चेंज आपका नहीं करेगा। तो बच्चे कहाँ गड़बड़ी करते हैं, जैसे उत्तर दिशा कहेगा उत्तर घूमने लगते हैं, दक्षिण दिशा कहेगा दक्षिण घूमने लगते हैं। तो कोई घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा याद रखिए कि ए के तरफ से हमेशा क्या होगा, वो लेफ्ट ही होगा और जेड के तरफ से हमेशा राइट होगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहां पर है 2 पंक्ति पर आधारित, और यह भी याद रखिए जो हमारा बायां दायां होगा वही बायां दायां इसका भी होगा। अल्फाबेट में भी आगे कंसेप्ट में आपको डिटेल बताएंगे। अब 2 पंक्ति है तो 2 पंक्ति में देखिए, अगर 2 पंक्ति आमने सामने है तो हमेशा याद रखिए एक व्यक्ति का अगर बायां है तो सामने वाला का दायां होगा, दूसरा का अगर दायां है तो सामने वाले का बायां होगा। अगर ये हमारा दायां हाथ है तो आपका सामने वाला बायां, अब बायां होगा तो दायां। ये जैसे मेरा दायां है तो आपका हाथ जो होगा वह बायां होगा। ये मेरा बायां हाथ है तो सामने वाला क्या होगा, दायां होगा, है ना। इसको याद रखिए। डायरेक्शन में देखिए, अगर ऐसे चलते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, बायां, ये हमारा क्या हो गया, दायां। यहां देखिए ए और जेड को, इधर ए ले लीजिए इधर जेड ले लीजिए, ये बायां हो गया और ये क्या हो गया, दायां हो गया। तो इसको हम लोग याद रखेंगे बायां दायां, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करता है, बायां और दायां, लेफ्ट और राइट। तो यहां पर अगर आपका इसको अगर लेफ्ट लेते हैं तो सामने वाला राइट होगा, और ये अगर राइट होगा तो सामने वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा। ध्यान रखेंगे इसका हम, है ना। आप इधर भी लेफ्ट ले सकते हैं तो सामने वाला राइट हो जाएगा, इधर अगर राइट है तो सामने वाला लेफ्ट, ये लेफ्ट है सामने वाला राइट, ये अगर राइट है तो सामने वाला लेफ्ट। तो ये कंसेप्ट हम लोग याद रखें। अब अगर सर्किल आपका है तो सर्किल में भी हमेशा याद रखिए कि अगर सेंटर की ओर या एक दूसरे को देख रहा है तो हमेशा क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज जो है ये आपका लेफ्ट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वह क्या होगा, राइट होगा, दायां होगा। क्लॉकवाइज बायां और एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा। क्लियर है। अब यहां पर जो है ये ध्यान में रखेंगे, ये आपका सर्किल में जो सेंटर की ओर फेस कर रहा है या एक दूसरे को फेस कर रहा है। अगर हमारा सेंटर के विपरीत ओर देख रहा है, आपको बाहर की ओर अगर देख रहा है तो क्या हो जाएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं क्या, दक्षिणावर्त दिशा। ये क्लॉकवाइज लेफ्ट कब, जब सेंटर की ओर है, तो इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा। क्या कहेंगे हम, दक्षिणावर्त दिशा। इसको हिंदी में दक्षिणावर्त दिशा, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और इधर से क्या हुआ, ये हो गया वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, यानी क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये याद रखेंगे हम लोग। तो जब हमारा फेस बाहर की ओर होगा तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब एक कंसेप्ट और है आपका कि अगर आपका सर्किल है तो आपका अंदर में भी है और बाहर में भी आपका फेस कर रहा है।
तो हमेशा याद रखेंगे कि ये अगर आपका राइट होगा तो ये हमेशा लेफ्ट होगा, ये अगर लेफ्ट होगा तो ये हमेशा राइट होगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि बाहर अगर आपका फेस है वृत्ताकार में तो क्लॉकवाइज राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा। अगर अंदर की ओर है आपका फेस या एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। क्लियर है, इसको हम लोग देखेंगे। वैसे ही आपका चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार जो भी है, आपको अगर स्क्वायर टेबल है तो इसका भी कंसेप्ट क्या होगा, अगर सेंटर की ओर फेस कर रहा है तो सब लेफ्ट है और सब राइट है। हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, पेंटागोनल जो भी है, लेफ्ट और राइट। बाहर फेस होगा तो राइट क्लॉकवाइज, अंदर फेस होगा तो लेफ्ट हो जाएगा। तो इस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग याद रखेंगे और फिर हम आगे बताएंगे आपको कि इसमें आपका लेफ्ट राइट में कैसे क्वेश्चन को अगर एक ही फिगर में, अगर एक ही इंफॉर्मेशन में आपको लेफ्ट भी है और राइट भी है तो वैसे क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे लैंग्वेज में। जैसे बट, हु, इज, वाज, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं कीवर्ड्स का अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो सिटिंग अरेंजमेंट का हर क्वेश्चन हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसका डिस्कस करेंगे हम लोग। 1 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी बैंक वगैरह जाइएगा तो 5 से 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला चैप्टर क्या है, अगला है रैंकिंग। रैंकिंग को क्या कहेंगे हम, इसमें भी आपका 1 से 2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, है ना। 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। अब क्या है, मैथमेटिकल बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड क्या है ये। तो सबसे पहले हम रैंकिंग में ध्यान रखेंगे कि अगर आपको मान लिया जाए किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका किसी क्लास में 30 है और ए का पोजीशन जो टॉप से 20 है तो ए का पोजीशन बॉटम से कितना होगा। अगर किसी क्लास में कुल बच्चों की संख्या अगर 30 दी गई है जिसमें ए का स्थान ऊपर से 20 है तो ए का नीचे से स्थान क्या होगा। तो क्या करते हैं हम कि 30 में 20 को माइनस करके +1 कर देते हैं, है ना। क्यों कर देते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति टोटल में तो ए का पोजीशन क्या हो गया, माइनस हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा। और दूसरे एंड से उसी व्यक्ति का पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें +1 कर देते हैं। चूंकि ये तो माइनस हो गया, कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर हमारा किसका निकालना है, ए का ही निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक इसमें जोड़ देते हैं। तो अगर टॉप दिया हुआ है तो बॉटम निकल जाएगा, बॉटम दिया हुआ है टॉप निकल जाएगा, लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट है। इसी का दूसरा पार्ट भी है कि अगर ए का, ये पहला हो गया कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट क्या है, ए का अगर 40 दिया हुआ है ऊपर से और ए का नीचे से 20 दिया हुआ है तो कुल संख्या कितना होगा उस क्लास में। तो क्या करेंगे हम कि टोटल में एक जोड़कर -1 कर देंगे हम। क्यों हम -1 करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति का पोजीशन टॉप से भी है और बॉटम से भी है ना। तो एक व्यक्ति को 2 बार हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 आपका 9 हो जाएगा। तो और भी बहुत प्रश्न है इसमें, एक्सचेंज करने वाला है, आपको इंटरचेंज करने वाला है ना। फिर आपका मिडिल
में भी पोजीशन निकाला जाता है। तो ये सारा कंसेप्ट जब हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल हम इसका डिस्कशन करेंगे कि क्या है। और फिर एक आता है भाषा आधारित, लैंग्वेज बेस्ड। अब लैंग्वेज बेस्ड में क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ए जो है वह बड़ा है बी से लेकिन सी से छोटा है। ए इज एल्डर देन बी बट शॉर्टर देन सी। डी इज बिटवीन बी एंड ई। डी बी और ई के मध्य में है। सी इज ओनली लेस देन एफ, और सी केवल जो है वह एफ से छोटा है। ये लैंग्वेज अभी आ रहा है एग्जामिनेशन में, केवल वर्ड। अगर केवल छोटा है तो सबसे आगे रहेगा, केवल बड़ा है तो सबसे लास्ट में रहेगा। तो सी इज ओनली लेस देन एफ, यानी एफ कहाँ हो जाएगा, यहां हो जाएगा। यानी सी केवल एफ से क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा इसमें कि आपके बॉटम से थर्ड पोजीशन पर कौन है, हु इज बॉटम फ्रॉम द थर्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन से, यानी आपको रैंकिंग में जो लैंग्वेज बेस्ड है उसी से प्रश्न ये पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से 1 से 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे रैंकिंग से। अब हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दूरी पर आधारित रहेगा, दिशा दूरी दोनों रहेगा, और छाया आधारित रहेगा। अब यहां पर जैसे एक दिशा पर आधारित जैसे आपका है, ये प्रश्न क्या है, तो सबसे पहले तो हमको डायरेक्शन को ध्यान में देना होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि B इज टू द ईस्ट ऑफ A, B A के ईस्ट में है। B जो है वो A के ईस्ट में है। B इज टू द ईस्ट ऑफ A, एंड यह भी कहा कि A इज नॉर्थ ऑफ C। A जो है C के किधर है, नॉर्थ में है। B A के ईस्ट में है, और A जो है C के नॉर्थ में है, और D जो है वह C के साउथ में है। देन D इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, यानी D जो है वह B के सापेक्ष किस दिशा में है। तो सिंपल है कि आपने यहाँ क्या देखा है, साउथ वेस्ट, तो B के रेस्पेक्ट में D किधर हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो एक प्रश्न आपको दिशा पर आधारित रहेगा। उसी प्रकार डिस्टेंस पर रहेगा, शैडो पर रहेगा। तो एक प्रश्न तो आपको इससे 1 से 2 प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। खास करके बिहार के एग्जामिनेशन में तो आपका 1 से 2 प्रश्न रहेगा ही। बीपीएससी में भी इस बार पूछा था आपको 2025 के एग्जामिनेशन में। तो बिहार का अगर एग्जामिनेशन होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो एक प्रश्न ये गारंटी है, कभी कभी 2-3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो डायरेक्शन से आपको दिया रहेगा। ठीक है? तो डायरेक्शन चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल इसका कंसेप्ट, हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करेंगे। अभी डायरेक्शन हमको समझना किस डायरेक्शन में क्या होगा। तो एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपको डायरेक्शन से रहेंगे। अब आपका नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन किसको कहते हैं? ब्लड रिलेशन का मतलब होता है 2 दंपति से जो आपका जन्म लेता है और उसके बीच का आपस का जो संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन। उसके बाद फिर ब्रांचेज हो जाता है उसमें। लेकिन मेन जो आपका हुआ वह क्या हुआ, संतानोत्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं,
ब्लड रिलेशन कहते हैं सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में, है ना। तो अब यहाँ पर जो है लैंग्वेज बेस्ड और कोडेड आता है आपका, कोडेड कहिएगा आप किसको, संकेत और चिन्ह के स्थान पर आधारित आता है। तो कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है कोई और एक महिला है। ये महिला कह रही है इस व्यक्ति के विषय में, ये महिला इस व्यक्ति के विषय में कह रही है कि इसकी पत्नी जो है वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो बताइए इस पुरुष और इस महिला के बीच में क्या संबंध है। महिला क्या कर रही है, इस व्यक्ति की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री तो स्वयं महिला हो गई, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस जो है ये क्या हो गया कि ये आपका महिला कर रही है, इस व्यक्ति की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी स्वयं महिला हो गई, यानी दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, क्या हो गया आपका, ये पति और इसका संबंध क्या हो गया, पत्नी का हो गया। एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका है एक कोडेड आता है। जैसे दिया रहेगा a प्लस बी का अर्थ है a पिता है b का, a माइनस बी का अर्थ है a माता है b का, a गुना b का अर्थ है a भाई है b का, a डिवाइड b का अर्थ है a बहन है b का। तो लैंग्वेज है आपका p माइनस क्यू प्लस आर डिवाइड t गुना s। ये प्रश्न आता है तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि बताइए कि P का संबंध जो है वो S से क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू S, क्या है, P का संबंध S से क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू S। जिस वर्ड में का लग जाए उसी का संबंध पता करना होता है, ये याद रखेंगे। और अंग्रेजी में हाउ इज लग जाए उसके पहले। तो गुना का मतलब क्या है कि S का भाई T हो गया, भाई की यह क्या हो गई, बहन हो गई, भागा का मतलब बहन है, तो भाई T हो गया, T की बहन R हो गई, और R का यह क्या हो गया, R का यह पिता हो गया, यानी S का भी पिता हो गया, और पिता की यह क्या हो गई, माता यानी दादी हो गई। तो पी एस की क्या हो जाएगी, पी जो है वो एस की दादी हो गई, ग्रैंड मदर हो गई, है ना, क्या हो गई, ग्रैंड मदर हो गई। तो इस प्रकार से एस का भाई टी, टी की बहन आर, बहन का पिता क्यू, यानी उसकी भी भाई बहन हुई और पिता हुआ, और पिता की माता दादी हो गई। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ब्लड रिलेशन में, है ना। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज हम क्लास को यहीं स्थगित करते हैं, और एक क्लास और हमारा सिलेबस का होगा सेकेंड पार्ट में, जो अलग चैप्टर है आपका लॉजिकल से होगा, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। और कॉमन सेंस में और भी कुछ चैप्टर्स हैं, तो अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए नौकरी प्रेप को, और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दें, और लगातार आप लोग इसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर आप लोगों का साथी संगत जो भी है उसको
जरूर आप इंफॉर्मेशन दीजिए। और ये लगातार कारवां हम लोगों का नौकरी प्रेप पर चलता रहेगा। मैं आर.के. झा फिर से आपको ये बताऊंगा कि रीजनिंग में हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे कंपटीशन की आसानी से हम तैयारी करें जो कम समय में मेरा रिजल्ट आ जाए, तो इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर अगले मुलाकात में कुछ नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।